वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। टेक्नोराइज आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग एस्टैब्लिशमेंट मैटर्स पे कुछ क्वेश्चंस जो होंगे वो हम उसको डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो एस्टैब्लिशमेंट मैटर्स पर रहेगा। तो आज उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों। आपसे सामने स्क्रीन पर देखो, पहला क्वेश्चन आप ऑलरेडी देख रहे हैं। When is a railway employee eligible for 100% of the traveling allowance for a day spent on tour? ठीक है, रेलवे कर्मचारी को 100% टीए कब मिलता है? ट्रैवलिंग अलाउंस है जो टीए जिसको हम लोग आमतौर पर कहते हैं, तो कब वो एलिजिबल होता है? ठीक है, तो इफ एब्सेंस फ्रॉम हेडक्वार्टर एक्सीड 6 आवर्स, हेडक्वार्टर से 6 घंटे के लिए बाहर रहता है, 8 घंटा, 10 घंटा या बाहर 12 घंटा, ठीक है, 12 आवर्स। ठीक है, तो ऑप्शन आप लोगों में से करीब करीब सभी ने सही आंसर दिया है। दैट इट इज ऑप्शन नंबर 4, इफ एब्सेंस फ्रॉम हेडक्वार्टर एक्सीड्स 12 आवर्स। ठीक है, 12 घंटे से ज्यादा पर जो उसको 100% ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है। रेफरेंस हम लोग जरा देख लेते हैं, यहाँ पर देख लीजिए, आपको रेफरेंस यहाँ पर एब्सेंस फ्रॉम हेडक्वार्टर एक्सीड्स 12 आवर्स, 100% टीए इज एडमिसिबल। ठीक है ना, तो क्या है? नॉट एक्सीडिंग 6 आवर्स 30%, नॉट एक्सीडिंग 12 आवर्स 70%, नॉट एक्सीडिंग एंड एक्सीडिंग 12 आवर्स 100%। इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि वो जो हार्स काउंट कर रहे हैं दैट शुड बी कंटिन्यूअस, दैट शुड नॉट बी इंटरमिटेंट। यानी कोई हेडक्वार्टर से बाहर गया, फिर आ गया, फिर गया, ऐसा दिन भर का टाइम क्यूमुलेटिव वैसा नहीं लेना है। इट शुड बी एट अ स्ट्रेच। ये चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट, इससे सब जगह उन्होंने लिखा है, कंटिन्यूअस हार्स के बारे में बात की है। तो आपको आंसर पता है, ऑप्शन आपका क्या है? ऑप्शन नंबर 1, दैट इज सॉरी ऑप्शन नंबर 4, एब्सेंस ऑफ हेडक्वार्टर एक्सीड्स 12 आवर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, व्हाट इज द एडमिसिबल रेट ऑफ डेली अलाउंस फॉर अ रेलवे एम्प्लॉय इन पे मैट्रिक्स लेवल 6 to 8? पीएमएल करके जो ये बार बार टर्म आता रहता है, दैट इज नथिंग बट पे मैट्रिक्स लेवल। ठीक है, तो ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा है कि एग्जैक्टली अगर 12 आवर्स रहा तो कितना मिलेगा। तो चलते हैं हम लोग पिछले क्वेश्चन में, अभी अपने को वहीं पे पता चल जाएगा। एक्सीड्स की बात हुई है ना, तो डज नॉट एक्सीड 12 आवर्स यानी 12 आवर्स विल बी 70%, एक्सीडिंग 12 आवर्स विल बी 100%। आपने पूछा कि अगर एग्जैक्टली 12 आवर्स रहा तो क्या होगा, तो एग्जैक्टली 12 आवर्स होगा तो दैट वुड बी 70%, बिकॉज व्हेन इट एक्सीड्स 12 आवर्स देन इट इज 100% ना। तो टर्मिनोलॉजी पे ध्यान देंगे तो समझ में आ जाएगी बात, है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग हैं, व्हाट इज द एडमिसिबल रेट ऑफ डेली अलाउंस फॉर अ रेलवे एम्प्लॉय इन पे मैट्रिक्स लेवल 6 to 8? ठीक है, तो क्या है डेली अलाउंस? 625, 1000, 1125 and 1250. All of you are correct friends. The answer to this is option B, है कि नहीं। डेली अलाउंस जिसको बोलते हैं वो कितना होगा? 1000 रुपीज। ठीक है, तो पे मैट्रिक्स के हिसाब से है यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पर आपको रेफरेंस मिल गया इसका, है कि नहीं। पे मैट्रिक्स लेवल 1 to 5 625, 6 to 8 1000, 9 to 11 1125, 12 and 14 1250, 14 and above 1500। ठीक है, तो 6 to 8 में कितना है? 1000 रुपीज। ठीक है, 1000 रुपीज इज द आंसर टू दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर रोड जर्नीज परफॉर्म यूजिंग ओन कार और टैक्सी। अगर बाय रोड जर्नी किया है खुद की कार या टैक्सी से, खुद की कार से या टैक्सी से, व्हाट इज द पर किलोमीटर रेट रीइंबर्स्ड, है कि नहीं। इसका क्या आंसर होगा? व्हाट वुड बी द आंसर टू दिस? रोड जर्नी अगर किया है यूजिंग ओन कार और टैक्सी, व्हाट इज द पर किलोमीटर रेट रीइंबर्स्ड? ठीक है, ऑलमोस्ट सभी लोग ऑप्शन बी कह रहे हैं, बट इसका आंसर ऑप्शन सी है दोस्तों। लेट मी चेक इट। थोड़ा यहाँ पे देख लीजिए, ये देखिए 30 किलोमीटर इज रिम्बर्स फॉर जर्नी बाय ओन कार टैक्सी एज पर द लेटेस्ट लिस्ट। ठीक है ना, तो कितना है? 30% इसका आंसर है, सॉरी 30 रुपीज, 30 पर किलोमीटर, रुपी 30 पर किलोमीटर। देखिए दोस्तों, इसका रेफरेंस आपको दिखाए थे, फॉर रोड जर्नीज परफॉर्म यूजिंग ओन कार और टैक्सी व्हाट इज द पर किलोमीटर। तो ये आप आंसर तो आपको पता चल गया, रुपीज 30 पर किलोमीटर। यहाँ पर देखिए, for journey performed in own car or taxi rupees 30 per kilometer, and for journey performed by auto
या ओन स्कूटर इट इज ₹15 पर किलोमीटर। यानी कार या टैक्सी से 30 पर किलोमीटर, ऑटो या स्कूटर इस्तेमाल किया है तो ₹15 पर किलोमीटर आपको मिल जाएगा। ठीक है, दैट इज द अलाउंस। ठीक है, दैट इज द आंसर टू दिस। अब ये सर आप ₹19 जो संजय सर आप पूछ रहे हैं, मुझे इसके बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं है। ये जो मैं अभी आपको जिसमें से पढ़ा रहा हूँ, ये लेटेस्ट पर्सनल डिपार्टमेंट द्वारा जो जारी की गई बुकलेट है, उसके माध्यम से पढ़ा रहा हूँ। तो ₹19 का मुझे अंदाजा नहीं, अगर पहले कभी कुछ रहा होगा या आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ बोथ स्पाउसेस आर ट्रांसफर्ड विद इन 6 मंथ्स, क्या होता है? सीटीजी होता है ना, सीटीजी मिलता है। सीटीजी क्या होता है? कॉम्पोजिट ट्रांसफर एंड पैकेजिंग ग्रांट ना, कॉम्पोजिट ट्रांसफर एंड पैकेजिंग ग्रांट होता है। तो क्या कहा गया, जैसे हस्बैंड वाइफ दोनों ही जो है क्या है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है एक, हाँ, तो उसमें क्या आंसर होगा? इसका आंसर सेलेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ बोथ स्पाउसेस आर ट्रांसफर्ड विद इन 6 मंथ, हाउ मच सीटीजी इज एडमिसिबल टू द वन ट्रांसफर्ड लेटर इफ द गैप इज बियॉन्ड 60 days। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, कॉम्पोजिट ट्रांसफर ग्राउंड के बारे में बात चल रही है। तो उसके बारे में कहा गया है कि अगर हस्बैंड वाइफ समझो दोनों है, वो स्पाउस का ट्रांसफर हुआ है 6 महीने के अंदर, तो और ये क्या है, वन ट्रांसफर लेटर इफ द गैप इज बियॉन्ड 60 days, यानी कि 60 दिन के से ज्यादा का गैप है कि नहीं? तो ये कितना मिलेगा ग्रांट? नील, 50% ऑफ सीटीजी, फुल सीटीजी या 1/3 ऑफ सीटीजी? और आंसर आप लोग बताएं। आंसर सभी लोगों के अलग अलग आंसर आ रहे हैं, कोई ए कह रहा है, कोई बी कह रहा है, कोई सी कह रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, इसको मैं आंसर आपको बता देता हूँ। ऑप्शन बी 50% ऑफ सीटीजी इसका आंसर होगा। 50% वुड बी द आंसर टू दिस, ऑप्शन बी 50% इसका आंसर होगा। ठीक है, यहाँ आपको दिखा देते हैं, देख लीजिए इसके बारे में, यहाँ पर पूरा मेंशन किया है। Composite transfer and packaging grant CTG, 80% of basic pay CTG subject to change in residence less than 20 किलोमीटर 1/3 मिलता है। देखिए सारे केसेस में बता रहा हूँ, सीटीजी के पूरे में कवर कर रहा हूँ। 80% ऑफ बेसिक जो होगा वो आपका मिलेगा। अगर चेंज ऑफ रेसिडेंस है तो ट्रांसफर की वजह से, अगर चेंज ऑफ रेसिडेंस है तो बेसिक पे का 80% आपको सीटीजी मिलेगा, है कि नहीं? अगर जो आपका चेंज ऑफ रेसिडेंस हो रहा है, अगर लेस देन 20 किलोमीटर है तो 1/3 ऑफ सीटीजी मिलेगा। एड्रेस आपका चेंज हो रहा है, 20 किलोमीटर से कम की दूरी है तो 1/3 ऑफ सीटीजी। एंड हस्बैंड एंड वाइफ बोथ ट्रांसफर्ड विद इन 6 मंथ्स, अगर हस्बैंड और वाइफ दोनों 6 महीने के अंदर ट्रांसफर हुए, बट आफ्टर 60 days ऑफ द ट्रांसफर ऑफ द स्पाउस, यानी कि दोनों 6 महीने के अंदर ट्रांसफर हुए हैं, लेकिन एक साथ नहीं हुए। एक जैसे मान के चलिए कि हस्बैंड है तो वाइफ, वाइफ है तो हस्बैंड, इनमें से 60 दिन के गैप पर हुआ है, तो 50% ऑफ द सीटीजी फॉर लेटर ट्रांसफर, अदरवाइज नो सीटीजी। यानी कि मतलब क्या, पहले वाले को तो मिलेगा ही, दूसरे वाले की बात चल रही है, उसको अगर 60 दिन के अंदर से 6 महीने के अंदर है लेकिन आफ्टर 60 days है, तो उसको 50% ऑफ सीटीजी मिलेगा। ठीक है, अदरवाइज देयर वोंट बी एनी सीटीजी। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में यहाँ दे दिया है, विद इन 60 days फ्रॉम स्पाउस ट्रांसफर, नो सीटीजी टू द वन ट्रांसफर्ड लेटर। यानी कि मान के चलिए, फॉर एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, अगर कोई जनवरी में 1 जनवरी को कोई ट्रांसफर हुआ है हस्बैंड, और वाइफ समझो 1 फरवरी को या 20 फरवरी को मान के चलो ले लिया, 50 दिन के अंदर, तो 50 दिन में लिया, तो वाइफ को नहीं मिलेगा। ठीक है, और अगर मान के चलिए कि 15 फरवरी को 15 मार्च को जा रहे हैं, तो 60 days के ऊपर हो गया, तो 50% मिलेगा वाइफ को। और 6 महीने के बाद होता है तो दोनों ही स्पाउस को जो है फुल सीटीजी मिलेगा। ठीक है, बियॉन्ड 6 मंथ सीटीजी टू बोथ स्पाउसेस एज पर रूल। ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीबडी? इज इट क्लियर? सीटीजी के बारे में क्या कहा गया, ये पहले तो क्राइटेरिया बता दिया, क्या सीटीजी कितना मिलता है, बेसिक पे का 80% मिलता है। अगर ट्रांसफर चेंज इन रेसिडेंस इन्वॉल्व हो रहा है, ये कंडीशन है, चेंज इन रेसिडेंस होना चाहिए तभी ही सीटीजी मिलता है। कितना मिलता है? बेसिक का 80%। अगर 20 किलोमीटर से कम का है लेकिन चेंज ऑफ रेसिडेंस है तो 1/3 ऑफ सीटीजी मिलता है। अगर हस्बैंड वाइफ दोनों गवर्नमेंट सर्वेंट है और उनमें जो है जो ट्रांसफर जो 6 महीने के अंदर हो रहा है, तो क्राइटेरिया ये है कि अगर 60 दिन के अंदर अंदर दोनों का ट्रांसफर हो रहा है, तो सेकेंड वाले जो है ना, जो बाद में ट्रांसफर हुआ उसको सीटीजी नहीं मिलेगा। फर्स्ट वाले को तो मिल गया, सेकेंड वाले को नहीं मिलेगा।
और अगर 60 दिन के बाद लेकिन 6 महीने के अंदर अंदर हो रहा है तो सेकेंड वन को जो बाद में ट्रांसफर हो रहा है उसको 50% मिलेगा। अगर 6 महीने के बाद में दोनों का ट्रांसफर यानी फर्स्ट हस्बैंड फॉर एग्जांपल ले लिया, फिर बाद में वाइफ को 6 महीने से ज्यादा का अगर अंतराल है तो दोनों को पूरा पूरा सीटीजी मिलेगा। ठीक है ना? ओके, तो दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। आई थिंक दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी। आगे बढ़ेंगे हम लोग। If a faculty member deputed to a zonal railway training center, zonal ZRTI हमारे होते हैं ना, zonal railway training center, zonal railway training institute ना, तो क्या कहा, a faculty member deputed to a zonal railway training center is eligible for training allowance at what rate? 24%, 18%, 12% और 10%। क्या होगा इसका आंसर? फिर अगर जो है इसका आंसर मिक्स आ रहा है, सी कोई कह रहा है, कोई ए कह रहा है, कोई डी बी कह रहा है, कोई बचा कुचा किसी ने बी बी कह दिया, ए बी सी डी सारे आ गए। अब कोई इसको इसका साइड ले, और क्या हो सकता है, और ट्राई करें। 10%, 12%, 18%, 24%, क्या है इसमें से आंसर? इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी। देखिए नॉन नॉन गजेटेड स्टाफ के लिए 12% ऑफ बेसिक पे होता है। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर, ठीक है ना? ये देखिए, एक देख लीजिए यहाँ पर, a faculty member who are drawn on deputation from the field for the various training centers recognized by the railway board and whose duty is to impart training to the trainees may be granted training allowance as under 24% of basic pay to faculty members in national central training academies and institutes for group A officers। यानी मैंने सिंपल कहा ना, गजेटेड ऑफिसर यानी ग्रुप ए, वहां पर जो होगा 20% of basic pay to faculty members in national और central training academies and institute for group A officers। और दूसरा आप हमसे जो पूछा है उसका आंसर ये है 12% ऑफ बेसिक पे टू फैकल्टी मेंबर्स इन अदर ट्रेनिंग एस्टैब्लिशमेंट। ठीक है, तो आपके जो डिविजनल ट्रेनिंग सेंटर है, जोनल ट्रेनिंग सेंटर है, इन सब जगहों पर जो हमारे ग्रुप सी स्टाफ हुआ करते हैं, इनको क्या मिलता है? 12% ऑफ बेसिक पे मिलता है। 12% ऑफ बेसिक पे इज गिवन एज अ ट्रेनिंग ट्रेनिंग अलाउंस। ठीक है, ठीक है, आई थिंक दिस इज क्लियर, क्लियर टू एवरीबॉडी। फैकल्टी मेंबर डेप्यूटेड टू जोनल रेलवे ट्रेनिंग सेंटर कितना मिलेगा? 12% ऑफ बेसिक पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन व्हाट बेसिस इज डियरनेस अलाउंस फॉर रेलवे एम्प्लॉइज कैलकुलेटेड? डीए जो कैलकुलेट करते हैं ना, आप देखते हैं ना कि हमें जो डीए मिलता है, डियरनेस अलाउंस मिलता है, गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि कितना परसेंट देना है, किस आधार पर? होलसेल प्राइस इंडेक्स, जीडीपी, रिटेल प्राइस इंडेक्स, ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, इसका आंसर मेरे ख्याल से सभी लोग ऑलमोस्ट सही देंगे। यस, आंसर टू दिस इज AICP यानी ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है ना, महंगाई भत्ता जिसको बोलते हैं ना, ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे होता है ना। तो डीए इज ग्रांटेड टू रेलवे एम्प्लॉइज टू ऑफसेट इन्फ्लेशन एंड राइजिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग एंड इन्फ्लेशन। है कि नहीं, जो महंगाई वगैरह बढ़ रही है, इन्फ्लेशन वगैरह हो रहा है, तो चीजें महंगी हो रही है, तो उसको कंपेंसेट करने के लिए दिया जाता है। बेसिस फॉर डीए कैलकुलेशन इज ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, यही तो बता रहा था, है कि नहीं? और कब दिया जाता है? 1 जनवरी एंड 1 जुलाई एवरी ईयर, साल में 2 बार। ठीक है ना, 2 बार ये दिया जाता है। वो भी यहाँ पर एक क्वेश्चन हमारा तैयार हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज डियरनेस अलाउंस परसेंटेज इफेक्टिव फ्रॉम 1 जुलाई 2024? What is the dearness allowance percentage effective of 1 जुलाई 2024? डीए कितना है? इफेक्टिव 1 जुलाई की बात हो रही है, अभी की नहीं बात हो रही है, 1 जनवरी की, 1 जुलाई की बात हो रही है। तो कितना है? 46, 50, 53 या 42? कितना है? इट इज 53%। इट इज 53%। 53% हो गया है वो, इफेक्टिव 1 जुलाई। ओके, ये देख लीजिए आपके सामने पूरा उन्होंने दिया है ब्यौरा उसका, मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, डीए कब, देखो 2016 में हमारा पे कमीशन 7वां लागू हुआ, वहां से स्टार्ट हुआ, फिर उसके बाद आप देखते जाइए, जनवरी जुलाई जनवरी जुलाई करते 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 50% हुआ था 1 जैन 2024 को। कब हुआ था? 1 जैन 2024 को इट बिकेम 50%। हमसे जो पूछा है 1 जुलाई की बात हुई है,
तो वो हो गया 53%। और अभी हाल फिलहाल में जो जनवरी में जो है गवर्नमेंट ने जो नोटिफाई किया 2% का और इंक्रीमेंट किया है, 2% का और इंक्रीमेंट किया है। तो अगर हमसे अगर लेटेस्ट एग्जाम में पूछना होगा तो हो सकता है कि वो 1 Jan 2025 के बारे में हमसे पूछे, दैट इज एक्सपेक्टेड। तो वो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा फिर, इट विल बी 55%। तो इसको ध्यान में रख लीजिएगा आप, है कि नहीं। इतनी सारी चीजें दी थी, एक हमने एक लाइन जोड़ दी। ओके, एंड दिस इज अगेन इट इज एक्सपेक्टेड। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा अभी का आंसर जो है, जो हमसे पूछा गया है उसका आंसर तो आपने ये देख लिया। हमसे जो पूछा 1 जुलाई 2024 तक तो 53% था, अभी 2% से इंक्रीज हुआ है, 2% से इंक्रीज हुआ है। तो 1 Jan 2025 अगर एग्जाम में पूछे तो दैट इज 55%। ये कितना हो गया, 55%। ठीक है, गॉट इट, इस प्रकार से है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे अभी हम लोग। अकॉर्डिंग टू पॉलिसी हाउ ऑफन इज डियरनेस अलाउंस रिवाइज फॉर रेलवे एम्प्लॉइज। डीए कितनी बार रेलवे एम्प्लॉइज के लिए रिवाइज किया जाता है पॉलिसी के आधार पर। आंसर आपको सभी को पता है ना, वेरी इजी क्वेश्चन। अभी हमने देखा 1 जनवरी 1 जुलाई यानी साल में कितनी बार, 2 बार। तो ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। इसको मुझे बताने की जरूरत नहीं है, रेफरेंस है कि नहीं। अभी मैंने आपको बताया 1 जन और 1 जुलाई था, है कि नहीं। फिर भी दिखा देता हूँ, देख लीजिए। 1 जन 1 जुलाई बेस्ड ऑन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो होता है ना, वही, उसके आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज ऑफ 1 जन 2024, 1 जनवरी 2024 के हिसाब से एचआरए एप्लीकेबल फॉर एक्स सिटीज। हमारे रेलवे में क्लासिफाई कैसा किया गया एचआरए के लिए सिटीज को, एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, तो 1 जनवरी 2024 के हिसाब से यानी 1 जनवरी 2024 पर एक्स सिटीज में एचआरए कितना दिया जाता है, एक्स क्लास सिटीज में एचआरए कितना मिलता है, 24%, 27%, 30% और 20%। अगेन एवरीबडी नोज द आंसर, द ऑप्शन इज कितना, 30%, ना ऑप्शन 3, 30%। ये आपके सामने स्क्रीन पर मैं ये भी ले लेता हूं, आप देख लीजिए आराम से इसको, है कि नहीं। पहले 2017 से जिन्होंने जब दिया था तो 24% था, 4 साल बाद 2021 में 27 हो गया, और अब क्या है 30% है। ठीक है, तो 30% एक्स में है, 20% वाई में है, 10% जेड में है। ठीक है, तो ये जो है ना आपको ना एग्जाम में जब भी पूछा जाएगा तो ये डेट होगी 2017, 2021, 2024 ना, 2017, 21, 24 वॉट एवर, ये देख के आंसर करना है आपको। सपोज इफ दे आर आस्किंग यू इन 2021 एंड आपके दिमाग में आ रहा है अभी तो 30% चल रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ध्यान दीजिए क्वेश्चन में क्या पूछा है, अब क्या चल रहा है वो नहीं पूछ रहे, उन्होंने जब का पूछा तब का आंसर करना है। या ठीक है, एक्सपेक्टेड है कि लेटेस्ट आपको पता होना चाहिए, बट आंख खोल के क्वेश्चन को आंसर कर। सी समटाइम्स यू व्हाट हैपेंस, यू नो, टफ क्वेश्चंस में हो सकता है हम थोड़ा दिमाग इन्वेस्ट कर देते हैं और अच्छे से करते हैं, लेकिन इजी क्वेश्चन में हम कई बार गूगली हो जाती है क्योंकि हम थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं, सरसरी क्वेश्चन पढ़ा और वहां पर आंसर कर देते हैं, पूछते कुछ और है हम कुछ और आंसर कर देते हैं। इट हैपेंस मेनी अ टाइम्स, ओवर कॉन्फिडेंस होता है ये, दैट शुड नॉट हैपन। ठीक है, तो यहाँ पर ईयर को देख लेना जरूरी है क्योंकि हमसे पूछा 1 जनवरी 2024, 1 जन 2024, एक्स के लिए पूछा तो 30, सिंपल एक्स वाई जेड, 30, 20, 10। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर व्हाट कंडीशन इज एचआरए नॉट एडमिसिबल टू अ रेलवे एम्प्लॉय। एचआरए कब नहीं मिलेगा रेलवे एम्प्लॉय को, अगर वो जेड क्लास सिटी में है तो, अगर उसे उम्मीद कार्ड दे दिया गया तो, क्या वो अगर चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस दे रहा है इसलिए, या उसे रेलवे अकोमोडेशन दे दिएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों, आंसर सभी को पता है, एवरीबडी नोज द आंसर, यस डेफिनेटली। जिसको ऑलरेडी रेलवे अकोमोडेशन, जिसको हम लोग रेलवे क्वार्टर कहते हैं हमारी भाषा में आमतौर पर, रेलवे क्वार्टर कहते हैं, तो जो रेलवे अकोमोडेशन में रहता है तो वो एचआरए क्यों दिया जाता है, रहने के लिए दिया जाता है भाई, हाउसिंग रेंट अलाउंस है, तो अगर आप रेंट पे रह रहे हैं उसके लिए दिया जाता है। अब रेलवे का अकोमोडेशन में खुद रह रहे हैं तो एचआरए क्यों दिया जाएगा,
है कि नहीं? सिंपल लॉजिक है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है कि नहीं? डी वुड बी द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन, है कि नहीं? इसमें भी ऑप्शन देखना है, दिखा देते हैं आंसर। HRA is admissible to those railway servants who have not been allowed railway accommodation. Next question. What is the formula for calculating night duty allowance? NDA, नाइट ड्यूटी अलाउंस कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला है? ठीक है। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि XYZ हाउ इज इट क्लासिफाइड? ये एक्चुअली गवर्नमेंट नोटिफाई करती है कि कौन कौन से सिटी, बेसिकली ये जो है एमिनिटीज और महंगाई के आधार पर जो है ना गवर्नमेंट जो है ना क्लासिफाई करती है कि जैसे कि मान के चलिए कि कोई ऐसा सिटी छोटा मोटा होगा जहाँ ज्यादा महंगाई नहीं होगी, तो वहां का जो है वहां पे रेंट वगैरह कम होगा, है कि नहीं? ज्यादा महंगाई नहीं होगी तो वहां पे रेंट कम लगता होगा, तो वहां पर आपको HRA आपको कम दिया जाएगा क्योंकि वहां का रेट अलग है। लेकिन समझो फॉर एग्जाम्पल सीधे आ जाते हैं मेट्रो सिटीज की तरफ आ जाते हैं, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली, समथिंग लाइक दिस, है कि नहीं? ऐसी जगह पर आएंगे तो यहाँ महंगाई बहुत ज्यादा है, किराया बहुत ज्यादा है, तो भाई उसके लिए HRA आपको ज्यादा दिया जाता है कि नहीं? क्योंकि आप खर्चा भी उतना ही कर रहे हो, है कि नहीं? इसके लिए दिया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दिस क्वेश्चन, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द नाइट ड्यूटी अलाउंस? ठीक है, नाइट ड्यूटी अलाउंस के लिए फॉर्मूला क्या है? बेसिक पे प्लस DA अपॉन 100 इंटू नाइट हार्स अपॉन 6। ये देख लीजिए, आप इसको मैं रीड आउट नहीं कर पाऊंगा, ठीक है नहीं? तो आप ये ऑप्शन देख लीजिए, इसमें से करेक्ट आंसर क्या है? तो ये वाला तो बी वाला तो मल्टीप्लीकेशन है, बेसिक पे इंटू DA तो मल्टीप्लाई तो नहीं होता, बेसिक प्लस DA ही होगा कोई भी चीज होगी तो बी तो ऐसे ही नकार दिया जाए। बेस में ऑप्शन सी दोस्तों सही है, बेसिक पे प्लस DA डिवाइड बाय 100 इंटू नाइट आवर्स पर 6, ठीक है ना, डिवाइड बाय 6। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला है। फॉर्मूला में भी मैं आपको क्या बताऊंगा, मैं सिर्फ आपको दिखा सकता हूँ कि दिस इज द फॉर्मूला, है कि नहीं? कुछ लॉजिक तो मुझे भी नहीं आइडिया है। नाइट ड्यूटी अलाउंस इज बेसिक पे प्लस DA डिवाइड बाय 200 इंटू नाइट आवर्स डिवाइड बाय 6। ठीक है, ये आपको जो है फॉर्मूला है। ओके, तो बेसिक प्लस DA डिवाइड बाय 200 इंटू नाइट आवर्स डिवाइड बाय 6, दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन। Next question. Night duty allowance is admissible to which category of railway employees? नाइट ड्यूटी अलाउंस किस कैटेगरी के रेलवे एम्प्लॉयज को दिया जाता है? किसके दिया जाता है? ऑल गजेटेड एंड नॉन गजेटेड रेलवे एम्प्लॉयज सबको दिया जाता है क्या? या सिर्फ ग्रुप ए ऑफिसर्स को दिया जाता है? या नॉन गजेटेड एम्प्लॉयज अप टू पे मैट्रिक्स लेवल 7 एंड पे मैट्रिक्स लेवल 8 अंडर MSCP? या ग्रुप डी रेलवे एम्प्लॉयज, किसको दिया जाता है? तो सही आप लोगों को पता है, सबको अच्छी तरह से पता है, यानी लेवल 7 तक जो है ना, जो रेलवे एम्प्लॉयज हुआ करते हैं नॉन गजेटेड, उनको दिया जाता है। हाँ, अगर किसी को MSCP में 8 मिल गया तो उसको भी दिया जाएगा, अदरवाइज किसी को नहीं है। अभी जैसे आजकल अभी आपने देखा 50% लोगों को जो है ग्रुप बी में यानी लेवल 8 तक दे दिया गया रेलवे की तरफ से। ये MSCP से नहीं आए हैं, ये MSCP से नहीं आए हैं, इनको अपग्रेडेशन मिला है, अपग्रेडेशन मिला है लेवल 7 से लेवल 8 बराबर। तो इनके लिए भी नाइट ड्यूटी अलाउंस नहीं होगा, ठीक है? यानी बेसिकली इट इज ओनली अप टू लेवल 7, ऐसा समझे, लेवल 7 तक ही है। अगर लेकिन यहाँ ये क्लियर कर दिया गया है कि अगर MSCP के थ्रू किसी को लेवल 8 मिला है तो उसको भी मिलेगा, लेकिन नॉर्मली जो अपग्रेड होकर लेवल 8 तक आएगा उसको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। अब यहाँ पर मैं आपका रेफरेंस वगैरह आपको दिखा देता हूँ। नाइट ड्यूटी अलाउंस, हार्ली रेट ऑफ NDA शैल बी इक्वल टू बेसिक प्लस DA अलाउंस बट DA divided by 200 which would be admissible to eligible categories of non-gazetted railway service under chapter number so and so. Night duty allowance shall be eligible only for non-gazetted railway employees up to pay matrix level 7, but employees in PML 8 under MSCP, ना, MSCP also eligible. The railway servant HWPR ना, पहले HOER कहते थे, अब आजकल क्या हो गया 2005 से HWPR, hours of work and period of rest rule 2005 for work put in during the period from 22 to 6 hours are treated as night duty.
ये भी आगे क्वेश्चन में शायद आ सकता है कि नाइट रेलवे की भाषा में क्या है, जो काम 22 से लेके 6 में किया गया उसको कहा जाता है नाइट ड्यूटी, ठीक है ना। वेटेज ऑफ 10 मिनट्स फॉर एवरी हार्स ऑफ ड्यूटी परफॉर्म बिटवीन द 22 to 6 hours वुड बी कंटिन्यूड, ठीक है ना। और इम्प्लीमेंट कब हुआ है, इम्प्लीमेंटेशन द सीलिंग ऑफ बेसिक पे इज लिमिटेड टू 43,600 विद इफेक्ट ऑन सो एंड सो, ठीक है। चलिए एनीवेज हमारा जो क्वेश्चन था उसका आंसर हमने ऑलरेडी कर दिया है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। व्हाट इज द, देखिए अगला क्वेश्चन मैंने भी बताया ना, व्हाट इज द डेजिग्नेटेड टाइम पीरियड फॉर नाइट ड्यूटी एज पर रूल्स फॉर एनडीए। अभी बताया आंसर, अभी आपने देखा, सभी लोग फटाफट बताएं। गुड, आंसर टू दिस इज 22 से 6, 22 to 6 hours, 22 से 6 आवर्स के बीच में जो काम किया है वही नाइट कंसिडर किया जाएगा। कोई कहेगा कि नहीं मैं जो है ऑड टू 8 आया था, मैं रात को 12 बजे आया और सुबह 8 बजे तक था, तो उसको कितने टाइम का मिलेगा, सिर्फ 0 से लेकर 6 तक का मिलेगा, पूरा नहीं। वो 8 घंटे 6 से 8 का जो पीरियड नाइट में काउंट नहीं होगा, 22 to 6 ओनली वुड बी कंसिडर्ड, ठीक है। अब इसमें मैं क्या आपको रेफरेंस बताऊं, सेम चीजें मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, आगे बढ़ता हूं मैं, टाइम बचाएंगे हम लोग थोड़ा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग एलिजिबिलिटी फॉर नेशनल हॉलिडे अलाउंस, ठीक है, एनएच अलाउंस, इसमें क्या चीज सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। इट इज ओनली एडमिसिबल इफ द एम्प्लॉइज रेस्ट इज एब्रोगेटेड। एनएच अलाउंस मिलता है ना, नेशनल हॉलिडे के दिन हम काम करते हैं तो अलाउंस मिलता है, तो क्या है इसका आंसर, देखिए जरा क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़े। इट इज ओनली एडमिसिबल इफ द एम्प्लॉइज रेस्ट इज एब्रोगेटेड, इट इज payable only to gazetted officers, it is granted even when the employee is on rest, it is not applicable to shift duty staff। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, it is only admissible if the employee's rest is abrogated, it is payable only to gazetted officers, it is granted even when the employee is on rest, it is not applicable to shift duty staff। तो आंसर यहाँ पर आप लोग आंसर कर रहे हैं, सभी लोग ए कर रहे हैं, थोड़ा सा मैं इसको यहाँ देख लेता हूँ, ऑप्शन 3 दिया है यहाँ पर आंसर, इसको देख लेते हैं क्यों दिया है, ठीक है, चेक कर लेते हैं इसको। The non-gazetted staff booked on duty on national holiday may be granted this allowance on the following condition: cash compensation is payable even when an employee is on rest. It is not necessary that this rest should be abrogated to be eligible for the cash compensation. It is not necessary that this rest should be abrogated to be eligible for cash। यानी कैंसिल करेंगे, नाइट नहीं करेंगे, रेस्ट अगर आपका एब्रोगेट होगा तो ही होगा, ऐसा नहीं है। इट इज, क्या लिखा है यहाँ, स्टेटमेंट ए गलत क्यों है, क्या कहा, इट इज ओनली एडमिसिबल इफ द एम्प्लॉइज रेस्ट इज एब्रोगेटेड, ऐसा नहीं है, ठीक है। इट इज नॉट नेसेसरी का है ना, इट इज नॉट नेसेसरी दैट दिस रेस्ट शुड बी एब्रोगेटेड टू बी एलिजिबल फॉर द कैश कंपेंसेशन, इसलिए ये जो टर्म आ गया ना, इट इज ओनली एडमिसिबल, अगर कहता था कि इट इज एडमिसिबल इफ द एम्प्लॉइज रेस्ट इज एब्रोगेटेड तो वो सही होता, लेकिन ओनली की वजह से मीनिंग इसकी चेंज हो गई है, ठीक है। तो ये चीज को जरा समझ लीजिए अच्छे से। नॉन गजेटेड स्टाफ बुक्ड ऑन ड्यूटी ऑन नेशनल हॉलिडे मे बी ग्रांटेड दिस अलाउंस ऑन द फॉलोइंग कंडीशन: the cash compensation is payable only when an employee is on rest, it is not necessarily that this rest should be abrogated to be eligible for the cash compensation। यानी कि मैं अगर नेशनल हॉलिडे के दिन में रेस्ट लेता हूं तो भी मुझे नेशनल हॉलिडे अलाउंस मिलेगा, जरूरी नहीं है कि उस दिन रेस्ट कैंसिल करना, ठीक है। आई थिंक दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी। The shift duty staff who works round the clock and might have performed part duty on the holiday in question can be paid the national holiday allowance at the full prescribed rate। क्या कहा गया, ये भी अच्छी चीज उन्होंने बता दी। शिफ्ट ड्यूटी स्टाफ, फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पे जो ग्रुप डी स्टाफ होते हैं उनको अगर कहीं पर नाइट में भी काम करना है, इमरजेंसी ड्यूटीज में है, या कंट्रोल ऑफिस जैसे चले जाइए, कंट्रोल ऑफिस में 24/7 कोई ना कोई शिफ्ट में होते हैं लोग काम करते हैं, तो यहाँ वो एग्जांपल है, द शिफ्ट ड्यूटी स्टाफ हु वर्क राउंड द क्लॉक and might have performed part duty on the holiday in question can be paid the national holiday allowance at the full prescribed rate। यानी कि जैसे कि आपको 22 से 6 बता दिया था नाइट का पीरियड, 22 से 6 आपका बता दिया था कि नाइट का पीरियड है,
तो वहां पर तो उसके प्रोपोर्शन में होता है, लेकिन यहाँ पर नेशनल हॉलीडे में अगर कुछ कुछ हिस्सा भी अगर एनएच का अगर उसने ड्यूटी किया होगा, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अभी 26 जैन गया, ठीक है, 26 जनवरी रिपब्लिक डे। अब किसी स्टाफ का ड्यूटी, ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूं, अगर उसकी ड्यूटी 22 से 6 लगाई गई ना, 22 आवर्स टू 6, यानी 26 तारीख और 27 तारीख की रात बीच में, 26 की नाइट और 27 की नाइट, मतलब 26 का एंड और 27 स्टार्ट। अब अगर 22 से 24 आवर्स 26 जनवरी उसने पाया और 27 अगला हो गया ऑड क्लॉक से, तो भी उसको फुल मिलेगा। ये एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, एग्जाम्पल आपको मैं बता रहा हूँ, आई बात समझ में? तो यहाँ पे उनका बोलने का मतलब क्या है कि अगर उसने कुछ हिस्सा भी अगर उसने ड्यूटी की होगी हॉलीडे इन क्वेश्चन यानी एनएच के दिन, तो भी उसको फुल प्रिस्क्राइब रेट से एनएच अलाउंस दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एनएच अलाउंस रेट फॉर एम्प्लॉयज इन पे मैट्रिक्स लेवल 3 से 5 के बीच में एनएच क्या हो 5 per day? What would be the answer to this? What is NH allowance rate for employees in pay matrix level 3 to 5? ठीक है, ये हमसे पूछा गया है, तो आंसर क्या है इसका दोस्तों? What is the answer to this? 480, 596, 788 और 750। पे मैट्रिक्स लेवल देखिए 3 से 5 के बीच की बात हो रही है, यहाँ पर 3 से 5 के बीच की बात हो रही है। यस, बहुत कम लोग आंसर कर पा रहे हैं सही आंसर। द आंसर टू दिस इज 596 पर डे। 596 पर डे इज द आंसर टू दिस। रेफरेंस देख लिया जाए जरा, ये देख लीजिए यहाँ पर, ये देख लीजिए, 1 से 2 480 पर डे, 3 to 5 596 एंड 788 6 to 8। अब क्योंकि अक्सर हम में सभी लोग जो है इसी कैटेगरी में हैं, इसलिए हमें ये याद रहता है और ये याद करना भी है, लेकिन ये पूछ लिया यहाँ पर हमने ये वाला आपसे, ठीक है ना? तो कम से कम अपने लेवल का तो याद रखिए 788, थोड़ा सा उसको ट्रिक से कैसे याद। Does the NH allowance increase when DA rises by 50%? DA यानी डियरनेस अलाउंस जब 50% पहुंच जाता है तक चला जाता है, नहीं डीए आपने देखा थोड़ा थोड़ा 2% 3% ऐड करते 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 कितना हो गया ये 50%। कब? 1 जनवरी 2024 को 50% हो गया था। तो आपका एनएच कितना बढ़ जाएगा? 15%, 20%, 50% और या 25%? क्या होगा इसका आंसर? व्हाट वुड बी द आंसर टू दिस? आंसर इसका क्या होगा दोस्तों? वेरी गुड, 25%। ठीक है, 25% इज द आंसर। ठीक है, तो ये तो सभी लोगों को पता है, तो फिर भी मैं इसका रेफरेंस अभी दिखा देता हूं आपको। देखो वहीं पे जहाँ पे उन्होंने रेट बताया था, द रेट ऑफ दिस अलाउंस विल फर्दर इंक्रीज बाय 25% ईच टाइम डीए राइजेस बाय 50%। द रिवाइज रेट्स ऑफ अलाउंस शैल बी एडमिसिबल विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2025। ठीक है, चलिए वो भी देख लिया आपने। ओके, ठीक है, ये क्वेश्चन आपने देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ग्रुप ऑफ एम्प्लॉइज इज एंटाइटल्ड टू डबल द नॉर्मल ट्रांसपोर्ट अलाउंस रेट? जो टीए जो मिलता है, इनमें से किसे जो है डबल मिलता है टीए? टीए डबल दिया जाएगा, नॉर्मल एम्प्लॉइज को, नॉर्मल रेलवे कर्मचारी को जो रेट से दिया जाता है उसे डबल टीए दिया जाएगा। किसे? ग्रुप ए ऑफिसर्स को, फिजिकली डिसेबल्ड एम्प्लॉइज, एम्प्लॉय जो सस्पेंशन में है, या डेप्यूटेड एम्प्लॉइज डेप्यूटेशन पे गया है, वो कौन होगा इसमें से? कौन होगा? हु विल बी दिस एम्प्लॉय, कौन होगा ये? ऑप्शन बी, यस गुड,
ठीक है। फिजिकली डिसेबल्ड एम्प्लॉय को जो है डबल दिया जाता है। फिजिकली डिसेबल्ड एम्प्लॉय को डबल दिया जाएगा। ठीक है। रेफरेंस देखना है, दिखा देते हैं आपको। In respect of the categories with visually impaired, orthopedically handicapped, deaf and dumb, hearing impaired, spinal deformity shall continue to be paid transportation allowance at double the normal rate, subject to fulfillment of the stipulated condition, which shall in no case be less than 2250 per month plus applicable rate of DA। ठीक है, ये आपका आपने देख लिया ना, ये हो गया इसका। आगे बढ़ेंगे हम लोग। Which of the following conditions leads to ineligibility for TA transportation allowance? किसको नहीं मिलेगा? Employee on local duty, employee provided government transport, employee undergoing training at headquarter, employee on leave for 10 days। इनमें से किसको नहीं मिलेगा? किसको नहीं मिलेगा? यस, शायद यहाँ पे मुझे लगता है मैंने आंसर गलत मार्क किया। ऑप्शन इसका ऑप्शन बी ही होगा इसका आंसर, बट मेरी तरफ से मार्किंग में ही जरा गड़बड़ हो गया है। ठीक है, इसको जरा आप लोग रेक्टिफाई कर लेंगे। मतलब मैं यहाँ पर आपको बता दे रहा हूँ कि मुझसे गलती हो गई है। गलती से ऑप्शन 1 मार्क हुआ है, बट द आंसर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सेकेंड। ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सेकेंड ऑप्शन है एम्प्लॉय प्रोवाइडेड गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट। अगर गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट जब उसको दे दिया गया तो उसको क्यों दिया जाएगा ये चीज? है कि नहीं? गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट अरेंज कर दिया। अलाउंस शैल नॉट बी एडमिसिबल टू दोज एम्प्लॉइज हु हैव बीन प्रोवाइडेड विद फैसिलिटी ऑफ गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट ना, तो उनको ये जो है नहीं दिया जाएगा। ओके, दिस इज वेरी मच क्लियर ना। ट्रांसपोर्ट अलाउंस किसको नहीं दिया? जिसे गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट दिया गया तो उसको ट्रांसपोर्ट अलाउंस क्यों दिया जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इज ट्रांसपोर्ट अलाउंस नॉट एडमिसिबल? सॉरी, हाँ ठीक है, ये भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी कंडीशंस में ट्रांसपोर्ट अलाउंस नहीं दिया जाएगा? ये देखिए, पहले का भी क्वेश्चन था, ट्रांसपोर्ट के अलाउंस के लिए एलिजिबल नहीं था, इनएलिजिबल था। और यहाँ पर किस परिस्थिति में नहीं आ जाएगा? ड्यूरिंग लीव दैट स्पैन्स एन एंटायर कैलेंडर मंथ, ड्यूरिंग ट्रेनिंग विद इन इंडिया वेयर नो अदर अलाउंस इज गिवन, ड्यूरिंग पार्शियल मंथ सस्पेंशन, ड्यूरिंग फील्ड ड्यूटी नॉट एक्सीडिंग अ कैलेंडर मंथ। तो क्या है इसका आंसर? इसका आंसर बताएं दोस्तों। इसका आंसर है ड्यूरिंग लीव दैट स्पैन्स एंटायर कैलेंडर मंथ। पूरा एक महीने की छुट्टी है तो उसको क्या ट्रांसपोर्ट अलाउंस दिया जाएगा भाई? तो पूरी तो छुट्टी ले लिया है उसने, उसको ट्रांसपोर्ट अलाउंस उस महीने में नहीं दिया जाएगा। ठीक है ना? ठीक है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस नहीं दिया जाएगा अगर पूरा महीना वो छुट्टी पर है। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर, एडमिसिबिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट अलाउंस ड्यूरिंग सर्कमस्टांसेस ड्यूरिंग लीव नॉट एडमिसिबल फॉर द कैलेंडर मंथ्स होली कवर्ड बाय लीव ना, पूरा उसको छुट्टी है तो उसको ट्रांसपोर्ट अलाउंस नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट, is transport allowance admissible when an employee is on deputation abroad? क्या कहा? is transport allowance admissible when an employee is on deputation abroad? फॉरेन डेपुटेशन पे गया है, अब्रॉड में गया है, ठीक है ना, देश के बाहर गया है, तो क्या उसको मिलेगा? अगर है तो क्या फुली एडमिशन एडमिसिबल होगा, या पार्शली होगा, या एडमिसिबल नहीं होगा, या हाफ अलाउंस एडमिसिबल होगा? चारों ऑप्शन सामने हैं आपके, बताएं जल्दी से। मोस्ट ऑफ यू आर सेइंग कि नहीं होगा, एंड कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, फुली एडमिसिबल होगा। आंसर टू दिस इज इट वोंट बी एडमिसिबल। नो, नॉट एडमिसिबल। उनको नहीं दिया जाएगा कुछ भी, फॉरेन डेपुटेशन में कुछ भी नहीं दिया जाएगा। ड्यूरिंग डेपुटेशन अब्रॉड नॉट एडमिसिबल, ट्रांसपोर्ट अलाउंस इज नॉट एडमिसिबल। ठीक है, फॉरेन डेपुटेशन पे जा रहे तो नहीं मिलेगा। नेक्स्ट, हु इज एलिजिबल फॉर फिक्स्ड कन्वेयंस अलाउंस? इनमें से किसको कन्वेंस फिक्स्ड कन्वेंस अलाउंस दिया जाएगा? एक ऑप्शन है कि जो रेलवे एम्प्लॉय अप्लाई करेगा उसे ही मिलेगा।
दूसरा कहा एम्प्लॉय हु ट्रेवल्स विद इन सिटी फॉर पर्सनल एरेंड्स, पर्सनल काम के लिए सिटी में घूम रहा है, ट्रैवल कर रहा है उसको। ये दोनों समझ में आता है कि ऐसा कोई लॉजिक नहीं। आगे बढ़ते हैं। एम्प्लॉय रिक्वायर्ड टू ट्रैवल एक्सटेंसिवली नियर हेडक्वार्टर बट नॉट एलिजिबल फॉर डेली अलाउंस, बहुत ज्यादा हेडक्वार्टर के आसपास ही उसको बहुत ट्रैवल करना पड़ रहा है रेलवे के वर्क से रिलेटेड, या एम्प्लॉय जो वर्क फ्रॉम होम है। ऑप्शन बहुत आसान है, समझ में आता है और इसको ऐसे ही एलिमिनेट कर सकते हैं। ये जो ऑप्शन नंबर सी है इसे ही मिलेगा। एम्प्लॉय रिक्वायर्ड टू ट्रैवल एक्सटेंसिवली नियर हेडक्वार्टर बट नॉट एलिजिबल फॉर डेली अलाउंस, जिसको डेली अलाउंस नहीं मिल रहा है, डेली अलाउंस के लिए एलिजिबल नहीं है, लेकिन उसको ट्रैवल बहुत करना पड़ रहा है, तो उसको फिक्स्ड कन्वेंस अलाउंस दिया जाएगा। A competent authority may grant on such conditions as it thinks fit to impose a monthly conveyance allowance to any railway servant who is required to travel extensively at or within a short distance from his headquarters under conditions which do not render him eligible for daily allowance. Next question. Who among the following is eligible for risk and hardship allowance? इनमें से कौन ऐसा है जिसको रिस्क और हार्डशिप अलाउंस दिया जाएगा या उसके लिए वो एलिजिबल है? ट्रैक मेंटेनेंस इन कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन, ऑफिस क्लर्क्स इन सेफ्टी डायरेक्टरेट, ट्रैक मेंटेनेंस इन ओपन लाइन ऑर्गेनाइजेशन, सुपरवाइजर्स इन ट्रेनिंग। सभी को पता है इसका आंसर, ट्रैक मेंटेनेंस इन ओपन लाइन ऑर्गेनाइजेशन। कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन के ट्रैक मेंटेनेंस नहीं, ओपन लाइन, ठीक है, उनके लिए है। बिल्कुल क्लियर है, ऑप्शन सी इसका आंसर है। Risk and hardship allowance for track maintenance. Track maintenance other than construction organization are entitled for risk and hardship allowance as per mentioned rate. The employee working in construction organizations are not eligible to claim the risk and hardship allowance. ठीक है, बिल्कुल क्लियर यहाँ पर उन्होंने कह दिया है। अगर रेट पूछा जा सकता है तो देख लीजिए, पे मैट्रिक्स लेवल 8 एंड बिलो 3375, अबव 9 एंड अबव 4250। ठीक है, ये यहाँ पर इस प्रकार से आपको बिल्कुल बता दिया उन्होंने रेफरेंस के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मेडिकल प्रोटोकॉल इज मैंडेटरी फॉर एम्प्लॉयज रिसीविंग रिस्क अलाउंस? रिस्क एंड हार्डशिप अलाउंस की अभी बात हुई ना, तो क्या मेडिकल प्रोटोकॉल है रिस्क अलाउंस देने के लिए? पहला है क्या है, वन टाइम फिटनेस चेक, एक बार फिटनेस चेक होगी। दूसरा, कोई चेकअप की आवश्यकता नहीं है। तीसरा कह रहे हैं कि एनुअल हेल्थ चेकअप, साल में एक बार हेल्थ चेकअप। चौथा का है चेकअप ओनली सिक लीव एक्सीड्स 10 डेज, क्या ये अगर सिक जो है 10 दिन से ज्यादा के लिए सिक रहा तब उसका चेकअप करने की जरूरत है। क्या कंडीशन है बताएं इसका? वेरी गुड, आंसर टू दिस इज ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। एनुअल हेल्थ चेकअप, व्हाट मेडिकल प्रोटोकॉल, कि भाई एनुअल हेल्थ चेकअप उसका किया जाए। ठीक है, इफ ही इज फाउंड फिट टू वर्क तब उसको रिस्क अलाउंस दिया जाएगा। ठीक है, एक मिनट, इसका रेफरेंस नहीं दिखाया मैंने आपको, रेफरेंस इसका है क्या देख लेते हैं। ठीक है, चलो ये इंचार्जेस, अच्छा ये एक क्वेश्चन और भी आ सकता है, शायद हो सकता है आगे क्वेश्चन आए। कौन इंश्योर करेगा? देखिए, मेडिकल हेल्थ चेकअप साल में एक बार करना है, ईयरली मेडिकल चेकअप। यहाँ पे लेटर का रेफरेंस नंबर आपको दिया है, और ये इंश्योर करना है इंचार्ज को। इंचार्जेस मस्ट इंश्योर दैट एम्प्लॉयज रिसीविंग रिस्क अलाउंस अंडरगो ईयरली मेडिकल चेकअप्स। ठीक है, यानी जो हम लोग पीएमई जिसको कहते हैं ना, वो करवाना इंचार्ज की जिम्मेदारी है। नेक्स्ट, हु इज एलिजिबल फॉर स्पेशल एलसी गेट अलाउंस? लेवल क्रॉसिंग होती है ना, स्पेशल लेवल क्रॉसिंग गेट अलाउंस के लिए कौन एलिजिबल है? आरपीएफ में से कोई गेटमैन है तो गेटमैन फ्रॉम आरपीएफ, सिग्नल मेंटेनर्स, ट्रैक मेंटेनेंस मैनिंग इंजीनियरिंग लेवल क्रॉसिंग गेट्स, या स्टेशन मास्टर्स। क्वेश्चन से पता चलता दोस्तों, कभी आपने देखा है कि आरपीएफ के कोई गेटमैन? आरपीएफ होगा जरूर गेटमैन के साथ में उसकी सुरक्षा के लिए, जहां पर थोड़ा सा क्राउड अलग किस्म का होता है, लाइक पब्लिक थोड़ी सी इस प्रकार की होती है कि व्हाट वी से मारपीट करने पे उतारू हो जाए, जबरदस्ती करे, तो आरपीएफ रखते। लेकिन आरपीएफ इज नॉट अ गेटमैन, ही इज नॉट ऑपरेटिंग द गेट, ये तो है नहीं। और सिग्नल मेंटेनेंस का भी काम वो असेट को मेंटेन करने का है, वो कुछ वहां पे तो गेट को तो यहाँ पर मैनिंग करते नहीं है।
ये हमारे ट्रैक मेंटेनेंस हुआ करते हैं जो इंजीनियरिंग लेवल क्रॉसिंग गेट पर होते हैं। यही सही आंसर है, स्टेशन मास्टर का भी कोई यहाँ पर रोल नहीं है। तो स्पेशल लेवल क्रॉसिंग गेट अलाउंस किसको मिलेगा? ट्रैक मेंटेनेंस को मिलता है। ठीक है, स्पेशल एलसी गेट अलाउंस टू ट्रैक मेंटेनेंस। ठीक है, मैनिंग ऑफ इंजीनियरिंग गेट्स टू बी पेड एज पर R3H3 of risk and R3 8 and below 1250, 9 and above 1500। और यहाँ पर भी वही चीज है, जितने भी अलाउंसेस है करीबन सब, जब डीए आपका 50% तक बढ़ जाता है तो 25% से अलाउंस का रेट बढ़ है। इन पे मैट्रिक्स लेवल 8 एंड बिलो, ये मैंने अभी आपको दिखा दिया, ऑलरेडी आपने इसको देख लिया। ठीक है, पॉइंट्समैन के लिए नहीं कहा है ना सर, ये पूछ रहे हैं कि पॉइंट्समैन इफ ड्यूटी ऑन एलसी। ठीक है, तो नहीं है। ठीक है, अभी मैंने आपको दिखाया था, पे मैट्रिक्स लेवल 8 एंड बिलो 1250 पे करते हैं, 9 एंड अबव 1500 पे करते हैं। ठीक है, तो ये आपके सामने है। तो आंसर इसका 1250 हो गया। मैं आपको वापस से नहीं दिखाऊंगा, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, आगे क्या है ये भी बता दिया था कि आपका एलसीए अलाउंस जो कब बढ़ेगा डीए के चेंज पर। तो क्या है, जब आपका 25%, जब 50% के ऊपर डीए जाएगा तो 25%। ठीक है, तो इसमें भी मैं टाइम नहीं अपना वेस्ट करेंगे, हम लोग आगे बढ़ेंगे हम लोग। ओके, इसको भी हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज एलिजिबल फॉर टेन्योर अलाउंस इन रेलवे? रेलवे अलाउंस मिलता है, तो कौन एलिजिबल है टेन्योर अलाउंस के लिए? कौन एलिजिबल है? तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑफिसर्स ऑन डेप्यूटेशन फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर से कोई ऑफिसर को जो है डेप्यूट किया गया, एक ऑप्शन ये है। दूसरा क्या कहा, ग्रुप सी स्टाफ पोस्टेड इन बोर्ड्स ऑफिस, रेलवे बोर्ड ऑफिस में कोई स्टाफ को जो है पोस्ट कर दिया गया वो। तीसरा, ग्रुप ए रेलवे एंड नॉन रेलवे ऑफिसर्स पोस्टेड एज डेप्यूटी डायरेक्टर, ज्वाइंट डायरेक्टर्स और डायरेक्टर्स, एंड डी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स एंड अबव। कौन एलिजिबल है? क्या है इसका आंसर? सिर्फ एक ही व्यक्ति ने आंसर किया, बाकी लोग? बाकी लोग आंसर करें। यस, आंसर टू दिस इज ऑप्शन सी। ग्रुप ए रेलवे ऑफिसर्स को ही मिलता है, ग्रुप सी स्टाफ को नहीं मिलता, ये चीज समझ लीजिए। ग्रुप ए रेलवे ऑफिसर्स को मिलता है, या कोई नॉन, देखो कोई ऑफिसर्स है जो रेलवे में नहीं है लेकिन उनको डेप्यूटी डायरेक्टर, ज्वाइंट डायरेक्टर या डायरेक्टर के तौर पर रेलवे बोर्ड में भेजा गया है। ठीक है, तो उनको भी टेन्योर अलाउंस दिया जाता है। ठीक है, रेफरेंस देख लेते हैं हम लोग, इसके बारे में पढ़ लेते हैं जरा। Officers belonging to organized group A railway services posted in railway board's office as deputy director, joint director, director will be paid railway board tenure allowance at the rate of 10% of the basic pay। अब ये भी बता दिया कि कितना देंगे, 10% ऑफ बेसिक पे मिलेगा, और उसकी भी अपर लिमिट क्या होगी, सीलिंग क्या होगी, 9000 पर मीटर, सॉरी पर मंथ, आई एम सॉरी, 9000 पर मंथ। इंजीनियरिंग करते करते पर मीटर आ गया। ठीक है, पर मंथ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, What is the normal tenure limit for directors to receive tenure allowance? क्या कहा, नॉर्मल टेन्योर लिमिट क्या हो टेन्योर अलाउंस लेने के लिए? What is the normal tenure limit for directors to receive tenure allowance? 3 years, 4 years, 5 years और 6 years? क्या है, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल? यहाँ पर भी सब लोग एबीसीडी खेल रहे हैं, जिसको, क्योंकि बिकॉज ये आंसर ज्यादा फेमिलियराइज नहीं है इसलिए, है ना, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। इसका आंसर दोस्तों है 5 years। देखिए यहाँ पर इसमें क्लियर करता हूँ, डायरेक्टर के लिए 5 years है, डायरेक्टर के लिए 5 years है। और क्या चीज है वो भी आपको दिखा देते हैं अभी। The allowance will not be paid beyond the normal tenure of 3 years for deputy directors। डेप्यूटी डायरेक्टर्स को 3 साल के बाद नहीं किया जाएगा, 4 साल ज्वाइंट डायरेक्टर्स के लिए और 5 साल
डायरेक्टर्स के लिए। ठीक है, हमारा क्वेश्चन क्या है, नॉर्मल टेन्योर लिमिट फॉर डायरेक्टर्स। डायरेक्टर्स में 5 साल। देखो 3 4 5 तीनों सही है, लेकिन कैसा, क्योंकि आप लोगों ने आंसर जो मिक्स दिया था इसी हिसाब से दिया था, डी किसी ने नहीं कहा, तो चलो किसी ने कहीं, आप लोगों ने कहीं ना कहीं पढ़ा जरूर था इसको। तो क्या है, डेप्यूटी डायरेक्टर 3 साल, डेप्यूटी डायरेक्टर के ऊपर ज्वाइंट डायरेक्टर्स होते हैं उनको 4 साल, और डायरेक्टर 5 साल। याद करना आसान है, 3 4 5, डेप्यूटी, ज्वाइंट एंड देन डायरेक्टर। ठीक है, 3 4 5 ऐसा याद रखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे हम लोग अभी। Who among the following is not eligible for tenure allowance in RDSO? इनमें से कौन जो है टेनर अलाउंस के लिए आरडीएसओ में, रेलवे बोर्ड की बात हो रही है, अभी आरडीएसओ की बात हो रही है, इनमें से कौन ऐसे होंगे जो है जिनको टेनर अलाउंस नहीं दिया जाएगा? जॉइंट डायरेक्टर इन टेनर पीरियड, डायरेक्टर विद इन 5 years, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, डेप्यूटी डायरेक्टर विद इन 3 years। बताएं आंसर क्या है इसका। वेरी गुड, आंसर टू दिस इज ऑप्शन सी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड अबव। इनको नहीं मिलता है, इन्हें टेन्योर अलाउंस नहीं दिया जाता है, दे आर नॉट बीइंग गिवन। नो टेन्योर अलाउंस shall will be admissible to the officers of the services posted as executive directors and above in RDSO। ठीक है, तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड अबव में टेन्योर अलाउंस के लिए वो एडमिसिबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the revised monthly children education allowance, CEA? सभी लोग इससे वाकिफ होंगे, मैं जहां तक समझ रहा हूँ, ठीक है नहीं। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस का रिवाइज अभी क्या पूछा है, ये देखिए आप सभी जानते हैं 1 जनवरी 2024 से रेट बढ़ गया। क्यों बढ़ गया, क्यों बढ़ गया आप सभी लोग जानते हैं क्यों बढ़ गया, इसका रीजन वो बताएं चले, क्यों बढ़ गया रेट 1 जनवरी 2024 से? ओके ना, आंसर दिस। बहुत जगह आपको 1/1/2024 से रेट रिवीजन के बारे में बताया गया है। क्यों, क्योंकि यस एग्जैक्टली अभी हमने डीए देखा था, 1 जनवरी 2024 को हमारा डीए 50% हो गया। तो हमारे जितने भी अलाउंस, जहां पर हमारे एस्टेब्लिशमेंट रूल में लिखा है कि जब डीए 50% तक हो जाएगा या 50% तक आ जाएगा, 50% हो जाता है या उसके बियॉन्ड जाता है, तो अलाउंस 25% से इंक्रीज होता है। तो पहले हमारा वैल्यू था बिफोर 1 Jan 2024, इट वॉज 2250, इट वॉज 2250। तो अगर किसी को पहले की वैल्यू याद है और अभी की वैल्यू में कंफ्यूजन है, तो 2250 इंटू 1.25 कर ले, तो आता है 2812.5, राउंड फिगर चलता है अपने यहाँ पर, तो क्या हो गया वो 2813। ठीक है, आई बात समझ में? जो भी अलाउंस अगर आपको पहले के याद होंगे तो 1.25 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको वो एक्चुअल वैल्यू उसकी मिल जाएगी। तो व्हाट इज द रिवाइज्ड अमाउंट, दैट इज 2813। ठीक है, मेरे ख्याल से सभी ने इसको आंसर सही किया होगा। अच्छा, किसी ने आंसर ही नहीं किया था, मैंने पहले ही बोल दिया। चले एनीवेज कोई बात नहीं, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर था, है कि नहीं। इसका सर्कुलर अगर नंबर देखना है तो 147/2017 में ये दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, hospitals sorry I'm sorry hostel subsidy, I'm extremely sorry, what is the hostel subsidy amount per month effective from 1/1/2024? ऐसे हॉस्टल सब्सिडी भी दी जाती है, तो वो भी 1 जनवरी 2024 से क्या हो गई, तो इसको भी आपको याद रखना पड़ेगा। कैसा याद रखेंगे, पहले की वैल्यू क्या थी उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले कितना था हॉस्टल सब्सिडी, 6750 था, मल्टीप्लाई बाय 1.25 कर दो तो क्या वैल्यू आती है। ऑप्शन क्या आएगा, ए बी सी डी, व्हाट, ऑप्शन सी आएगा। 6750 इंटू 1.25, 8437.5, दैट इज 8438। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर इसके लिए हो जाएगा। ओके, इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? इसका भी अगर वही सर्कुलर नंबर वही है, नहीं ये अलग है, हॉस्टल का क्या है 114/2018। ठीक है, अगला क्वेश्चन, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस
हॉस्टल सब्सिडी इज एडमिसिबल फॉर हाउ मेनी चिल्ड्रन अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस। साधारण परिस्थितियों में कितने बच्चों तक जो दिया जाएगा चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस या हॉस्टल सब्सिडी? एक बच्चा या 2 एल्डेस्ट सर्वाइविंग चिल्ड्रन, 2 एल्डेस्ट सर्वाइविंग चिल्ड्रन, मैंने पहले 2 बच्चे जो सर्वाइव करें, ऑल चिल्ड्रन जितने भी बच्चे होंगे रेलवे एम्प्लॉय को, या ओनली वन चाइल्ड इफ बोथ पेरेंट्स आर वर्किंग, अगर दोनों पेरेंट्स काम करते तो एक ही। इनमें से क्या आंसर सही है? सभी को पता है 2 एल्डेस्ट सर्वाइविंग चिल्ड्रन। ठीक है, 2 एल्डेस्ट सर्वाइविंग चिल्ड्रन को ही चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस दिया जाएगा। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी कभी कभी पूछते हैं कि लाइक किसी के 3 बच्चे हैं। देखिए अभी एक केस बताता हूँ मैं आपको कि लाइक सपोज अगर डिफरेंटली एबल्ड चाइल्ड है तो उसमें अलाउंस डबल दिया जाता है ना। डिफरेंटली एबल्ड चाइल्ड अगर है तो उसमें डबल दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल किसी रेलवे एम्प्लॉय का 3 बच्चे हैं एंड गॉड फॉरबिड थर्ड चाइल्ड जो है वो डिफरेंटली एबल्ड है। ठीक है, तो अभी सीए के हिसाब से देखिए, वो दूसरा अलाउंस की बात नहीं कर रहा हूं, सीए की बात कर रहे हैं। तो सीए किसके लिए है? 2 एल्डेस्ट सर्वाइविंग चिल्ड्रन। तो कोई ये कहेगा कि मैं पहला बच्चा छोड़ के दूसरे तीसरे के लिए लेना है, या दूसरा छोड़ना पहला और तीसरे के लिए लूंगा ताकि मुझे इसका एडवांटेज मिल जाए, तो दैट इज नॉट लाइक गोइंग टू वर्क। ठीक है ना। 2 एल्डेस्ट सर्वाइविंग चिल्ड्रन, दो जो है जो सर्वाइविंग चिल्ड्रन है उनके लिए ही एप्लीकेबल होगा। ठीक है, अब इसके लिए भी मैं आपको लेटर नंबर दिखाना है तो देख ले, सीए और हॉस्टल में ओनली फॉर द 2 एल्डेस्ट विद एक्सेप्शन फॉर ट्विंस। देखिए अब यहाँ पे एक्सेप्शन क्या हो बता दिया। अब देखिए फॉर एग्जांपल कि हाँ, ये वो जो केस आप कह रहे थे अभी आ गया यहाँ पर। ठीक है ना। देखिए फर्स्ट चाइल्ड हुआ, ठीक है, सेकेंड में उसको ट्विन हो गया। देखिए अगर किसी को पहले ही केस में ट्विन हो गए एंड देन उसके बाद अगर उसको बच्चे होते तो थर्ड को नहीं मिलेगा, लेकिन फर्स्ट पहला एक चाइल्ड है उसके बाद में ट्विन्स हो गए तो तीनों को मिलेगा, या एक ही साथ में ट्विन हो गए है कि नहीं तो वो भी जो है उन सभी को मिलेगा। ट्विन हो गए ट्रिपलेट जैसे जो भी हो, है ना। अगर ऐसा है तो ये भी एक केस है, एक्सेप्शनल है, लेकिन आमतौर पर फर्स्ट 2 को है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, व्हाट इज द सीए रेट फॉर दिव्यांगजन चाइल्ड, जिसको मैं डिफरेंटली एबल कह रहा था, दिव्यांगजन कहते हैं हम लोग उसको ना। दिव्यांगजन चाइल्ड के लिए सीए क्या होगा? तो सिंपल है दोस्तों, जो साधारण चाइल्ड को मिलता है उसका क्या, साधारण चाइल्ड का जो रेट होगा मल्टीप्लाई बाय 2, डबल मिलेगा। डबल मिलेगा तो ऑप्शन बी। यानी अभी हम अभी इसको 5623 क्यों ले रहे हैं? क्योंकि 1 जनवरी 2024 के बाद का हम अज्यूम कर रहे हैं। हम अभी करंट की बात करके ऑप्शन देखेंगे आप तो 2813 मिल रहा है, तो 2813 मल्टीप्लाई बाय 2 तो आ जाएगा 5625, ठीक है नहीं। तो ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा इसका आंसर ना। फॉर दिव्यांगजन चाइल्ड द सीए इज डबल द नॉर्मल रेट, दैट इज 5625। Next, if both spouses are government servants, who can claim the CA? दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों गवर्नमेंट सर्वेंट है तो सीए कौन क्लेम करेगा? दोनों एक ही बच्चे के लिए क्लेम करेंगे या कोई एक करेगा इनमें से, या इसमें से जो कम कमाता होगा वो, या ऑटोमेटिकली ऑटो स्प्लिट हो जाएगा दोनों के बीच में? क्या ऑप्शन होगा? दोनों में से कोई एक क्लेम करेगा, है कि नहीं। अच्छा, यहाँ पर अर्निंग का लेना देना है क्या? ऑप्शन सी की मैं बात कर रहा हूँ, ऑप्शन सी की मैं बात कर रहा हूँ। ऐसा है क्या कि मान के चले कोई ग्रुप डी स्टाफ है तो उसको सीए का रेट अलग है और कोई ग्रुप सी है तो उसका अलग है? नहीं, बिल्कुल नहीं है, रेट फिक्स है ना। बेसिक 7th पे में दिया था 2250, डीए 50% हो गया मल्टीप्लाई तो आपका 25% से इंक्रीज हो गया, तो वही है एप्लीकेबल, चाहे वो ग्रुप डी स्टाफ हो ग्रुप सी स्टाफ हो कोई भी होने दो, सभी के लिए सेम है वो। ठीक है, तो हुसएवर अर्न्स लेस ये वाला क्राइटेरिया का कोई लॉजिक नहीं है, तो एनी वन ऑफ देम, चाहे हस्बैंड करे चाहे वाइफ करे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
रेफरेंस मैं नहीं बता रहा हूँ, वही लेटर है। लेटर नंबर देखना तो चलो देख लो, 1472017। नेक्स्ट है हमारा, हाउ फ्रीक्वेंटली कैन चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस हॉस्टल सब्सिडी बी रीइंबर्स्ड। महीने आप हर महीने आप उसको क्लेम करेंगे, क्वार्टरली करेंगे, हाफ ईयरली करेंगे या एनुअली करेंगे, ये तो सब जानते हैं। वेरी क्विक एवरीबॉडी। एनुअली, साल में एक बार। कब? साल शुरू होने से पहले ही। अब मेरा बच्चा मान के चलो अगर 10वीं में चला गया, अभी गया नहीं और मैं उसको तुरंत क्लेम कर लूं? इज इट सो? ऐसा है क्या? करंट ईयर के लिए क्लेम कर सकते हैं क्या? बोलिए। नहीं तो ये भी एक मतलब क्लियर होना चाहिए। जो साल कंप्लीट हो गया, जो साल कंप्लीट हो गया उसी के लिए क्लेम कर पाएंगे। ठीक है ना? कैलेंडर ईयर आपका जो होगा, एकेडमिक ईयर, वो कंप्लीट होने के बाद में है ना। रीइंबर्समेंट इज डन वंस अ ईयर आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। यहाँ पे इन्होंने फाइनेंशियल ईयर कहा है, मेरे इसको अगर टू बी प्रिसाइज बात करेंगे तो फाइनेंशियल ईयर में एकेडमिक ईयर होना चाहिए इसको, है कि नहीं? इट शुड हैव बीन एन एकेडमिक ईयर। अब देखिए, जैसे कि अगर स्टेट बोर्ड है, कहीं स्टेट बोर्ड है तो स्टेट बोर्ड का अपना टाइमिंग होता है एग्जाम कंडक्ट करने का। सीबीएसई बोर्ड है, उसका अपना है। तो जब भी कंप्लीट होगा, लाइक कई जगह पर स्टेट बोर्ड के एग्जाम जो है, लाइक उनके चलते हैं कि अपना अप्रैल तक चलते हैं, अप्रैल मई तक चलते हैं, तो वो जून में क्लेम करेंगे। सीबीएसई बोर्ड के हैं मान के चलें, उनका मार्च में एग्जाम का हो जाता है, वो अप्रैल में भी कर सकते हैं ना। तो ये एक एग्जांपल बताया मैंने आपको, सिर्फ एक जानकारी के लिए, ठीक है? करेंगे एनुअली ही। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट सर्टिफिकेट इज रिक्वायर्ड टू क्लेम सीए? सैलरी स्लिप लगेगी, अटेंडेंस रजिस्टर लगेगा, बच्चा कितना दिन स्कूल में गया, या सर्टिफिकेट फ्रॉम हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन कंफर्मिंग चाइल्ड स्टडीड इन द प्रीवियस ईयर, यानी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट या प्रिंसिपल जिसको आप कहते हैं, उनकी तरफ से एक लेटर सर्टिफिकेट लगेगा कि हाँ बच्चा पिछले साल हमारे पास पढ़ा है, या बोनाफाइड फ्रॉम एचआर ऑफिस। क्या? अच्छा, यहाँ पे ये एचआर ऑफिस लिखा है ना, इससे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। भाई एचआर यानी हमारे रेलवे में पर्सनल डिपार्टमेंट होता है। आपने बोनाफाइड पढ़ा, देखिए यही होता है एग्जाम में, क्वेश्चन में गलत होने का चांसेस यही होता है। हम बोनाफाइड सर्टिफिकेट देते हैं ना, हम बोनाफाइड सर्टिफिकेट जमा करते हैं सभी लोग, बराबर है? तो बोनाफाइड सर्टिफिकेट कहाँ से लेते हैं? हमारे एचआर ऑफिस से लेते हैं, यानी पर्सनल डिपार्टमेंट से लेते हैं क्या? नहीं। कहाँ से लेते हैं? स्कूल से लेते हैं, कॉलेज से लेते हैं। इसलिए कहा सर्टिफिकेट, यानी इसको बोनाफाइड सर्टिफिकेट बोले या सर्टिफिकेट बोले, फ्रॉम हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन कंफर्मिंग चाइल्ड स्टडीड इन द प्रीवियस ईयर, ये बताने के लिए पिछले साल हमारे पास बच्चा पढ़ा है। ठीक है, तो क्वेश्चन में आप थोड़ा गाइड, आपने देखा बोनाफाइड, पढ़ गए धोखे में आप, पूरा क्वेश्चन आपने नहीं पढ़ा ना। डोंट बी सो क्विक, रीड इट कंप्लीटली। ठीक है, तो ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट आंसर। ओके। A certificate from the head of the institution confirming that the child studied in the previous academic years is sufficient. ये मांगते हैं क्या? एक्सपेंसेस वगैरह, आपने फीस कितनी भरी, फिर वो आपका बाकी क्या क्या खर्चा, ये सब पहले हुआ करता था, अभी कुछ भी नहीं है। सिंपल ये एक सर्टिफिकेट आ गया। आप अपने बच्चे का जो है सालाना आप 1 लाख रुपया फीस भरते हो, चाहे आप सिर्फ महज 10,000 भरते होंगे, 5,000 भरते होंगे, आप सिर्फ मुझे फ्लैट रेट पर मिलेगा रेलवे की तरफ से। ठीक है। अच्छा, कौन से साल तक या लेवल से सीए एडमिसिबल है, या कब तक के लिए है? 10वीं स्टैंडर्ड तक है, 10th स्टैंडर्ड तक है, क्लास 1 से क्लास 10 तक के लिए है, या फिर क्लास 3 बिफोर क्लास 1 एंड अप टू 12th, या इनिशियल 2 years डिप्लोमा के लिए है, या ग्रेजुएशन लेवल तक के लिए है? यहाँ कोई कह रहे हैं कि 21 साल की उम्र तक। 21 साल की उम्र यहाँ पर क्राइटेरिया नहीं है, क्राइटेरिया वैसी कुछ भी नहीं है। जो क्लास 1 से 3 क्लास पीछे पहले, यानी कि ऐसा कहेंगे कि नर्सरी जूनियर सीनियर ना, नर्सरी जूनियर सीनियर में भी अगर बच्चा पढ़ रहा है तभी भी रेलवे देगी। अब अगर किसी ने उसको नर्सरी के पहले भी प्ले ग्रुप वगैरह आता है, वहां पर भी डाल दिया, रेलवे से क्लेम करेगा तो मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। डे केयर वगैरह, उसके लिए मिलेगा? नहीं, उसके लिए नहीं मिलेगा।
नर्सरी, जूनियर, सीनियर बोलो, या कुछ और नाम बोल सकते हैं। कई अलग अलग जगह अलग अलग नाम हुआ करते हैं, इसलिए इधर रेलवे ने सिंपल भाषा यूज की है, 3 क्लासेस बिफोर क्लास 1 ना। कहीं कहीं जगह मॉन्टेसरी कहते हैं, मॉन्ट 1, मॉन्ट 2, मॉन्ट 3, समथिंग लाइक दैट। तो वो सब सिंपल कर दिया है, 3 क्लासेस बिफोर क्लास 1 एंड अप टू 12th। और अगर कोई अपने बच्चे को 10वीं के बाद डिप्लोमा में डाल रहा है, ना आईटीआई में डाल रहे हैं, डिप्लोमा में डाल रहे हैं, तो इनिशियल 2 इयर्स यानी एट पार कर दिया, 10वीं के बाद 2 साल ही देंगे। ठीक है, या 11th 12th करो, चाहे आईटीआई का 1 ईयर 2 इयर्स करो, या डिप्लोमा के इनिशियल 2 इयर्स करो, उतना दिया जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। ग्रेजुएशन वगैरह से इसका लेना देना है क्या? नहीं, बिल्कुल भी लेना देना नहीं है। ठीक है, CA is admissible for classes up to 12th and also initial 2 years of diploma ITI program if not already available for 11th and 12th। ठीक है, अच्छा, ये एक चीज समझने की है यहाँ पर। अब देखिए, किसी ने ऐसा किया कि पहले अपने बच्चे को 11th और 12th करा दिया, और उसके बाद में मान के चलो 12th के बाद में उसे अपने बेटे को या बेटी को इंजीनियरिंग में एडमिशन दिलाना था। अब उसे डिग्री कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल रहा। अब उसने क्या किया, 12वीं करने के बाद, 12th करने के बाद में उसने वापस से अपने बेटे को या बेटी को डिप्लोमा में एडमिशन दिला दिया, जो कि 10th के बेसिस पर एग्जाम होती है, मतलब एडमिशन होती है। फिर वो कहेगा कि नहीं, डिप्लोमा के तो शुरू के 2 साल को दिया जाता है। तो यहाँ ये चीज क्लियर कर लें, अगर आपने 11th और 12th में क्लेम कर लिया है तो डिप्लोमा के फर्स्ट और सेकेंड ईयर नहीं मिलेगा। लेकिन अगर ऐसा है कि आपने बच्चे को 11th 12th कराया लेकिन 11th 12th में आपने क्लेम नहीं किया था, तो आपको डिप्लोमा में आप क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं। सीए इज एडमिसिबल, सीए और हॉस्टल सब्सिडी दोनों एडमिसिबल फॉर क्लासेस अप टू 12th एंड ऑल्सो इनिशियल 2 years of diploma or ITI or polytechnic if not already available for 11th and 12th। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, in case of failure of sterilization operation is CEA admissible for extra children? ठीक है ना, जो फैमिली प्लानिंग आप भाषा में हम कहते हैं स्टेरिलाइजेशन ना। 2 बच्चे हो गए, उसके बाद में क्या किया, स्टेरिलाइजेशन ऑपरेशन करा लिया, ठीक है नहीं। लेकिन उसके बाद में समझो स्टेरिलाइजेशन ऑपरेशन फेल हो गया और फिर एक बच्चा पैदा हो गया, एक हुआ, 2 हुआ, वट एवर। ठीक है, तो उस परिस्थिति में क्या उस एक्स्ट्रा चाइल्ड को मिलेगा सीए? बताएं। ऑप्शन है कि नहीं मिलेगा, दूसरा कहा हाँ लेकिन सिर्फ एक एडिशनल चाइल्ड के लिए, तीसरा कहा यस फॉर ऑल चिल्ड्रन बोर्न फ्रॉम द फर्स्ट सच फेलियर, नेक्स्ट इज ओनली ऑन मेडिकल सर्टिफिकेट। क्या है ये इसका आंसर? क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन बताएं, ABCD। क्या है आंसर? सब लोग मिक्स बता रहे हैं आंसर। अच्छा, सबसे कमाल की बात यह है कि जो करेक्ट आंसर है कोई नहीं बता रहा है, करेक्ट आंसर कोई नहीं बता रहा है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, यस फॉर ऑल चिल्ड्रेन बोर्न फ्रॉम द फर्स्ट सच फेलियर। ठीक है, स्टरलाइजेशन करा लिया किसी बंदे ने और उसके बाद में बच्चे पैदा हो गए। अब अगर उसको एक बेटा या बेटी जो भी है, एक बच्चा पैदा हो, उसको भी देंगे सीए के लिए, वो एडमिसिबल हो। अगर ट्विंस हो गए तो उनको भी मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसमें एम्प्लॉय की कोई गलती नहीं है भाई, स्टेरिलाइजेशन कराया था बट दैट ऑपरेशन फेल्ड। ठीक है, तो एलिजिबल है उसके लिए। ठीक है, इसलिए सिंपल कहा है, सीए और हॉस्टल सब्सिडी इज एडमिसिबल फॉर ऑल चिल्ड्रन बोर्न आउट ऑफ द फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ स्टेरिलाइजेशन फेलियर बियॉन्ड द 2 चाइल्ड नॉर्म। आमतौर पर 2 ही को दिया जाता है, लेकिन अगर 2 के बाद में स्टेरिलाइजेशन फेल होने की वजह से बच्चे पैदा हो रहे हैं, चाहे वो कितने भी होने दो, तो उन सभी को मिलेगा। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे हम लोग। If a child repeats a class due to the new education policy 2020, is reimbursement allowed? अभी आप में लोगों में से काफी लोग जानते होंगे
कि जो एनईपी पॉलिसी आई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी हमारी सरकार की आई है 2020 में, इसमें एज क्राइटेरिया थोड़ा सा स्ट्रिक्ट कर दिया गया है। यानी कि एक ये पर्टिकुलर एज वाले को ही इसमें लिया जाएगा, यानी कि एक साल पीछे कर दिया, अगर शॉर्टकट में अगर मैं कहूँ, एक साल थोड़ा सा पीछे कर दिया गया है। ठीक है, तो उस परिस्थिति में क्या होता है कि जैसे कि मेरा बच्चा सपोज उसने फर्स्ट ईयर पढ़ा और उसको अगर कहीं पे एडमिशन लेने के लिए जाना था, अभी वो क्राइटेरिया के हिसाब से ऐसा हो गया कि नहीं, इसकी एज ये पर्टिकुलर टाइम तक इतनी होनी चाहिए थी, लेकिन वो एज नहीं पूरी हुई ना, तो उस परिस्थिति में क्या हो रहा है, बच्चा सेकंड में एडमिशन लेने की जगह उसको फिर से फर्स्ट में एडमिशन लेना पड़ रहा है। समझ रहे हैं, नॉर्मल कोर्स में अगर वो फर्स्ट में था, उसको सेकंड में जाना था, लेकिन एनईपी इंप्लीमेंट होने की वजह से क्या हो रहा है कि एज वो उसने फुलफिल नहीं कर पाया, 31 मार्च 2024 25 वट एवर जो भी साल आपने ले लिया, समझे ना, उस टाइम तक नहीं कंप्लीट कर पाया, तो क्या होता है कि स्कूल वाले मना करते हैं कि नहीं, बच्चे का ये एज तक कंप्लीट हुआ होता तो हम लेते थे, लेकिन उसके वो बाद में पैदा हुआ, अभी कंप्लीट नहीं हुआ, 6 साल नहीं पूरा हुआ, एग्जाम्पल बता रहा हूँ जो आजकल चल रहा है, तो एडमिशन नहीं मिलेगा। ठीक है ना, तो क्या हो रहा है, बच्चे को एक साल रिपीट करना पड़ रहा है, तो उस परिस्थिति में क्या उसको चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस मिलेगा? तो यहाँ इसका ऑप्शन है नहीं मिलेगा, ओनली फॉर वन टाइम, यस एक बार के लिए मिलेगा, यस अप टू 2 इयर्स यानी दो साल के लिए मिलेगा, फिर आगे कहा कि बोर्ड के अप्रूवल से, तो इसका आंसर है ओनली फॉर वन टाइम, यानी एक ही बार तो बच्चा रिपीट करेगा, एक ही बार तो बच्चा रिपीट करेगा। तो देखिए, a one time relaxation is granted for reimbursement if a child has to repeat one additional class due to NEP 2020। है कि नहीं, अगर एक ही क्लास बच्चे को 2 बार रिपीट करना पड़ रहा है एनईपी 2020 की वजह से, तो उसको जो है वन टाइम रिलैक्सेशन दे दिया गया है। ठीक है, अब इसमें अगर थोड़ी मैं और आगे बात करूं, क्योंकि हाल फिलहाल की बात है, तो बता सकते हैं कि एनईपी लागू होके अभी टाइम हो गया ना, 2020 की थी तो 2-3 साल हो गए, तो ये बहुत दिनों से ये चल रहा था कि ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो रेलवे बोर्ड का जो सर्कुलर अभी हाल फिलहाल में ही आया है, उसके अंदर उन्होंने ये कह दिया है कि भाई जो पहले का केस था उनको नहीं देंगे, अब से जो होंगे उनको हम देंगे, ऐसा इस प्रकार वन टाइम के लिए उन्होंने ऐसा कहा है। ठीक है, एनीवेज नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ेंगे। व्हाट इज द मिनिमम डिसेबिलिटी परसेंटेज रिक्वायर्ड फॉर अ वुमन एम्प्लॉयड टू बी एलिजिबल फॉर द स्पेशल चाइल्ड केयर अलाउंस? देखिए, यहाँ एक चीज मैं कह रहा हूँ, चाइल्ड केयर लीव की बात नहीं हो रही है, अलाउंस की बात हो रही है। ठीक है, यानी कि क्या है, एक वुमेन एम्प्लॉय है हमारी रेलवे में, उनके अंदर कोई डिसेबिलिटी है, कुछ परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी है, तो जिसकी वजह से क्या है, उन्हें क्या कहेंगे कि कुछ स्पेशल चाइल्ड केयर अलाउंस देने की बात हो रही है, 20% डिसेबिलिटी, 30%, 40% और 50%। क्या है आंसर इसका? आंसर क्या है इसका, जल्दी जल्दी। इसका आंसर जो है ऑप्शन सी है, 40%। 40% is the answer to this. Minimum disability percentage required for a woman employed to be eligible for the special child care allowance is 40%, 40%। ठीक है, women employees must have a minimum 40% disability to eligible for this allowance। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the revised amount of special child care allowance effective from 1/1/2024? अब देखिए, यहाँ पर भी बात वही हो गई कि हमारा जो है पहले का रेट क्या था और अब क्या है रेट। ठीक है, तो यहाँ पे भी अभी क्योंकि ये बढ़ गई है ना, क्या कहेंगे कि हमारा 50% से ये बढ़ गया, तो पहले का रेट क्या था, 3000 था, शुरू में क्या था, 3000 था, तो अभी हमारा जो है 1 जनवरी 2024 को 50% दिया होगा, तो 25% से ये भी इंक्रीज होगा, तो उस हिसाब से इट विल बिकम व्हाट, मैं देखो क्या आंसर कर रहे हैं आप लोग इसको, क्या आंसर कर रहे हैं,
इट इज 3750। 25% आपने बढ़ाया, 3000 इंटू 1.25 करो, 25% बढ़ा दो, 3750 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। दिस अलाउंस वाज इंक्रीज फ्रॉम 3000 टू 3750 पर मंथ विद इफेक्ट फ्रॉम 1 Jan 2024। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग इज द स्पेशल अलाउंस पेएबल पर चाइल्ड। जो ये स्पेशल अलाउंस की बात चल रही है, कौन सा स्पेशल है? ये चाइल्ड केयर का जो वीमेन एम्प्लॉय जो है, हु इज अफेक्टेड लाइक डिसेबिलिटी वगैरह का केस है, तो कब तक दिया जाएगा? अब भाई बच्चा पैदा हो गया तो क्या बच्चा पूरा बड़ा होने तक दिया जाएगा? नहीं, बच्चा जब शुरुआत में जब छोटा होता है उस टाइम पे ज्यादा जरूरत महसूस होती है ना, उस टाइम पे ज्यादा जरूरत महसूस होती है वह उसके केयर की, माँ को करनी पड़ती है। नाउ शी इज डिसेबल, तो वो हो सकता है कि कोई आया वगैरह या किसी को मतलब रखेंगी ना, मेट्रन वगैरह को, किसी को कि भाई उनका ख्याल रखने के लिए, तो उसके लिए अलाउंस दिया जाता है, बेसिकली इसीलिए दिया जाता है ना। तो हाउ लॉन्ग इज दिस स्पेशल अलाउंस पेएबल पर चाइल्ड? तो ऑप्शन क्या है? अंटिल द चाइल्ड, जब बच्चा 5 साल जब तक का ना हो जाए, जब तो 3 साल, 2 साल, या जब तक बच्चा स्कूल में ना जाए। तो सभी लोग आंसर सही इसको कर रहे हैं। ऑप्शन सी करेक्ट है इसका, दैट इज अंटिल द चाइल्ड इज 2 years ओल्ड, जब तक बच्चा 2 साल का ना हो जाए। ओके, 2 साल का बच्चा ना हो जाए तब तक ये दिया जाता है। देख लीजिए यहाँ पर, अलाउंस इज पेबल फ्रॉम द डेट ऑफ बर्थ टिल द चाइल्ड टर्न्स 2 years ओल्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। भाई अभी वो वीमेन एम्प्लॉय 40% या उससे ज्यादा के लिए अगर मान के चलो डिसेबल है, तो एक ही बच्चे के लिए होगा, या दो के लिए होगा, या कितने भी बच्चों के लिए होगा, या ट्विंस के लिए होगा, या कोई दो सर्वाइविंग बच्चों के लिए होगा? तो आंसर आपको इसका समझ में आ गया होगा। क्या है इसका आंसर? ऑप्शन सी, मैक्सिमम ऑफ 2 eldest सर्वाइविंग चिल्ड्रन। 2 eldest सर्वाइविंग चिल्ड्रन जो है उनके लिए, जैसा सीए के लिए था बिल्कुल वैसा ही होगा, उनके लिए होगा। तो बेनिफिट इज रेस्ट्रिक्टेड टू द 2 eldest सर्वाइविंग चिल्ड्रन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, by how much does this special allowance for child care increases when DA reaches 50%? ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, 3000 इंटू 1.25 किया था ना मैंने, 25% बढ़ा तो 3750 हो गया। तो ऑप्शन सी जाहिर सी बात है, इट इज 25%। ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। ठीक है, ओके। तो दिस वाज ऑल अबाउट आवर टुडेज क्लास फ्रेंड्स। ठीक है ना, होप यू ऑल एंजॉयड इट। ओके, थैंक यू। अगर कोई लोग इंटरेस्टेड होंगे एडीएन के कोर्स की तैयारी के लिए, तो दोस्तों हमारे टेक्नोराइज में देखिए, आप देख सकते हैं कि हमारे पास 2 कोर्स अवेलेबल है। एक पैकेज हमारा एडीएन 70% का फुल फ्लेज कोर्स है, कॉम्बो पैकेज जिसके हम कहते हैं, जिसके अंदर हमारे जो है डिटेल्ड लेक्चर्स हुआ करते हैं, उसके अंदर फिर आपके टेस्ट सीरीज हुआ करती है, पेपर एनालिसिस हुआ करती है, क्विक रिवीजन सेशन चलता है। हाँ, और इसमें आजकल जो चल रहा है दोस्तों, इस अप्रैल मंथ में हमने क्या किया है कि इस रेगुलर कोर्स के अंदर हमारा एवरी डे जो है लाइव हमारा जो है टेस्ट चलता है, वेर इन लाइव क्लास में स्टूडेंट्स जो है पार्टिसिपेट करते हैं, टेस्ट दिया करते हैं। एवरी डे एक नया चैप्टर, एक नया टॉपिक दिया जाता है, उसमें स्टूडेंट्स तैयारी कर कर आते हैं और हमारे साथ में पेपर वो देते हैं, और उसके बाद में एट द सेम टाइम उसका क्या सोल्यूशन है, क्या एनालिसिस है, ऑन द स्पॉट किया जाता है। तो दिस इज गोइंग टू गेट कंडक्टेड अनलेस एंड अनटिल द एग्जाम इज गेटिंग ओवर। इसके अलावा आप लोगों में से काफी लोगों ने जो है इंटरेस्ट जताया था कि हमें सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज चाहिए, तो हमने उसके लिए टेस्ट सीरीज भी हमने लॉन्च कर रखी है, एडीएन 70% टेस्ट सीरीज, वेर इन हम लोग आपको ऐप पर ही फिंगर टिप पर 12,000 प्लस एमसीक्यूज के साथ में हमने पूरा का पूरा जो है टेस्ट सीरीज हमने आपको अवेलेबल करा के दिया है। करीबन करीबन अभी इसमें 220 के ऊपर टेस्ट है, और एवरी डे द न्यू टेस्ट इज बीइंग एडेड। खासियत इसकी ये है कि इसके अंदर सारे के सारे टॉपिक्स हम कवर कर रहे हैं, इसके अंदर सारा डिटेल सॉल्यूशन आपको मिल पा रहा है, क्रॉस रेफरेंसेस मैनुअल का, ये सारे के सारी चीजें आपको मिल रहा है। और सबसे मेन बात है कि बिल्कुल रियल टाइम एग्जाम सिमुलेशन है, और जो है आपकी एक अच्छी तैयारी, एक अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ आप एग्जाम हॉल में जाएंगे। उम्मीद है दोस्तों आपको जो है हमारा जो है आज का जो अपडेट है ये पसंद आया, एंड इफ यू ऑल आर इंटरेस्टेड इन एनी ऑफ द कोर्सेज,
तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, आप वहां से हमें एनरोल कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।